नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जिस देश में 1599 बोलियां और 122 भाषाएं बोली जाती हों, उसकी खूबसूरती का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। भारत वो देश है जहां पर चंद कदमों पर बोलियां बदल जाती हैं, जिलों की सरहदें लांघते ही भाषाएं बदल जाती हैं, मगर ये देश है जो सुख दुख में साथ रहता है, एक दूसरे का सम्मान करता है और यही हमारे देश की ताकत भी है। लेकिन एक बार फिर से साउथ और नॉर्थ की लड़ाई छिड़ गई है। विवाद का जन्म चेन्नई से हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर हिंदी माह समारोह पर ऐतराज जता दिया। स्टालिन ने इसे तमिल का अपमान बताया। दरअसल तमिल दूरदर्शन का स्वर्ण जयंती समारोह चेन्नई में मनाया जा रहा था और इसी दौरान हिंदी माह समापन समारोह भी मनाया गया, जिसके अध्यक्ष राज्यपाल RN रवि थे। मंच पर तमिल गान गाया जा रहा था और इसी दौरान सिंगर्स द्रविड़ शब्द वाली लाइन गाना भूल गए। बस यही फसाद की जड़ बन गया, क्योंकि राज्यपाल RN रवि भी राज्य गान को साथ में गुनगुना रहे थे। जब द्रविड़ शब्द वाली लाइन सिंगर्स भूल गए, तब भी राज्यपाल ने ऐतराज नहीं जताया, जिससे सीएम स्टालिन नाराज हुए। उन्होंने राज्यपाल पर तमिल से नफरत करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह समारोह पर ऐतराज जता दिया है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लिहाजा गैर हिंदी भाषी राज्यों में ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ सीएम स्टालिन ने राज्यपाल पर भी सख्त टिप्पणी कर दी। स्टालिन ने राज्यपाल के खिलाफ सीधे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। उन पर सांप्रदायिक ताकतों के एजेंट के तौर पर काम करने वाला उन्हें बता दिया। स्टालिन ने राज्यपाल से पूछा कि आपके रहते जब स्टेट एंथम से द्रविड़ शब्द वाली लाइन हटा दी गई, तब आपने ऐतराज क्यों नहीं जताया। राज्यपाल ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कहकर स्टालिन ने सीएम पद की गरिमा का अपमान किया है। आपको बता देते हैं कि सीएम स्टालिन ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को क्या कुछ कहा है। उसमें वो लिखते हैं कि मैं चेन्नई दूरदर्शन की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ हिंदी माह के समापन समारोह के आयोजन की कड़ी निंदा करता हूं। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रम से बचा जाना चाहिए। अगर सरकार गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी कार्यक्रमों के आयोजन जारी रखना चाहती है, तो स्थानीय भाषाओं से संबंधित कार्यक्रमों को भी समान तवज्जो मिलनी चाहिए, ये एमके स्टालिन ने कहा है। अब क्योंकि चेन्नई में हिंदी माह समारोह मनाया जाना स्टालिन को नागवार गुजरा है, लेकिन इसके साथ साथ साल 2022 से वाराणसी में काशी तमिल संगमम, जो कि हर साल मनाया जा रहा है, आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण और उसका वो हिस्सा सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने हिंदी और तमिल के मधुर संबंधों का जिक्र किया है। 17 दिसंबर 2023 को वाराणसी में हिंदी और तमिल लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, जरा सुनिएगा। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर है, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तो आइए सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल आज रहेगी जिसके इर्द गिर्द चर्चा, वो ये कि हिंदी माह के आयोजन से सीएम स्टालिन को आखिर आपत्ति क्यों है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचार से दिक्कत क्या है। क्या हिंदी तमिल लड़ाई के पीछे कोई सियासी मकसद भी है। क्या कभी हिंदी भाषी राज्य में तमिल का अपमान हुआ है। एंथम से द्रविड़ वाली पंक्ति छूट जाना आखिर किसकी साजिश है।
हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल लाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही धर्मगुरु एच.एस. रावत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज के इस पैनल में कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। जाहिर है कि इसके पीछे सियासत है और सियासत ही आधार है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से दरअसल इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत संजय राणा आपके साथ करती हूं मैं। क्या आपको लगता है कि एम.के. स्टालिन की तरफ से जो कहा गया अननेसेसरी दो बातों को मिक्सअप किया गया? अगर एक लाइन छूटी उसको लेकर उनको समस्या थी, जिसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल के साथ इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसके साथ हिंदी माह के आयोजन पर आपत्ति, गैर हिंदी भाषी राज्य में उसको लेकर आपत्ति व्यक्त करना, बेवजह दो चीजों को मिलाकर स्टालिन ने क्या कोई गलती की? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग। देखिए, ऐसा है कि स्टालिन और जो गैर आई वुड से साउथ इंडियन की पार्टी रही है, साउथ की पार्टियां ने हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और हमेशा एक दूरियां बनाने के लिए गैर हिंदी और हिंदी। देखिए, हो सकता है 1970 के दशक में राजनीति अलग हुआ करती, लेकिन आज की राजनीति और पिछले 10 साल या 15 साल या 20 साल की राजनीति देख ले या परिदृश्य देख ले हिंदुस्तान का, तो कंप्लीटली बदल चुका है। यहाँ पे हिंदी और नॉन हिंदी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक जमाना था, आज से 20-25 साल 30 साल पहले बोला जाता था कि आप अगर तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में चले जाइए, वहां पे हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आज के दिल में पूरे देश में हर जगह कहीं भी चले जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेश बना हुआ है और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। और जो यहाँ से लोग बसे हुए हैं, क्योंकि मैं बेंगलोर में, हमारा काम भी था तो बेंगलोर में मैंने नौकरी भी की है, तो बेंगलोर में रहिए चाहे वो तमिलनाडु के चेन्नई में रहिए, सब लोग हिंदी समझते। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी की, देखिए इनका नैरेटिव जब से पार्टी की उत्पत्ति हुई, मैं हर बार बोलता हूं, कुछ पार्टियों की उत्पत्ति ही किसी कारणवश होती है, चाहे पेरियार की नीतियों को मानने वाले हैं, पेरियार की नीतियों को ना मानने वाले हो, तो कुछ विरोधाभास रहा है जिसके अंतर्गत इनकी राजनीति हमेशा चलती चली आई है। मान लीजिए कोई चीज अगर गलती से किसी के द्वारा अगर छूट जाती है, तो उसके लिए ओब्वियसली उससे क्षमा, वो व्यक्ति उसकी क्षमा याचना करेगा या क्षमा की रिक्वेस्ट करेगा या माफी मांग सकता है। दूसरा, आप उस पर पत्र भी लिख सकते हैं, इस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस तरह से दूरियां विमर्श तैयार कर देना दो समाज में, दो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा काफी नेताओं के कि भैया नॉर्थ इंडिया तो वाले तो बैठ के खाते हैं, साउथ इंडिया वाले काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कोई अलग नहीं है, ईस्ट वेस्ट कोई अलग नहीं है, हम सब इंडियन, हम सब भारतीय हैं और हम सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ये बोल देना कि उत्तर प्रदेश वाले हिंदी बोलते हैं, तमिलनाडु वाले अपनी अपनी भाषा है, हमारी अपनी भाषा रही है, लेकिन फिर भी हमारे एक गुलदस्ता बना हुआ, एक समावेश बना हुआ, एक कड़ी में हम जुड़े हुए हैं। तो भाषा भी कभी भी कोई चीज की दूरियां नहीं बना सकता। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके तहत हम और आप, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, जो भी भाषा हो, उसकी कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और तमिल क्या है? तमिल तो संस्कृत से आया है ना, संस्कृत तो हमारी एक तरह से बेस लाइन है और हमारी देश की संस्कृति है। तो संस्कृति और तमिल कभी अलग नहीं हो सकते। तो अगर देश में संस्कृति है, संस्कृत है और तमिल है, तो भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष में हिंदी से तमिलनाडु दूर नहीं हो सकता, संस्कृति से हिंदुस्तान, तमिलनाडु या हिंदी भाषी प्रदेश दूर नहीं हो सकते। ये सब राजनीति के कारण है और इस राजनीति इसका आधार है। और स्टालिन की जो हिंदी विरोधी राजनीति है, वो जाहिर है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व और उनकी पार्टी की विचारधारा और उनकी पार्टी का आधार बनकर बार बार सामने आया है। राहुल लाल जी, जब ये डीडी तमिल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि तमिल थाई वल्थू गाते समय ये जो लाइन थी ये इनसे स्किप हो गई, सिंगर से ध्यान भटक गया था उनका, ये उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। फिर इसको आधार बनाते हुए राज्यपाल के साथ एक सीधी टक्कर ले लेना, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, उनके खिलाफ टिप्पणी करना, क्या आपको लगता है कि स्टालिन ने एक तो हिंदी विरोधी राजनीति के चलते और उस जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उसके एक जो रिस्पेक्ट है उसको कम किया है इस तरीके से राज्यपाल से बर्ताव करते हुए? पूर्णिमा जी, देखिए थोड़ी मेरी असहमति वाली राय होगी, इसलिए उसको भी आने दीजिएगा। देखिए, सबसे नंबर 1 चीज की अभी ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि वहां पे एक तरह से जो ये माहौल बना कि द्रविड़ शब्द छूट गया और राज्यपाल के ऊपर आरोप लग गए और फिर ये भी चीज कहा गया कि भाई वो छूट गया गलती से। लेकिन देखिए, राज्यपाल के ऊपर जो है, रवि साहब के ऊपर जो इस प्रकार के आरोप लगे, वो आरोप क्यों लगे?
अतीत में भी राज्य सरकार के साथ काफी एक टकराहट के संबंध उनके रहे हैं। हो सकता है गलती से भी छूटा हो ये, लेकिन जब वो कह रहे, खुद ही कह रहे हैं वो कि गलती से छूटा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, उनसे गलती से भी छूटा हो। लेकिन अतीत में तमिलनाडु में इस प्रकार की कई घटनाएं घटी हैं जहां राज्य सरकार और एक तरह से राज्यपाल, इन दोनों के बीच में जो एक समन्वय के संबंध होने चाहिए वो नहीं दिखे हैं। और वो हम लोग इस प्रकार के संबंध अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के देखें हम लोग को पश्चिम बंगाल में भी दिखते हैं। तो ये एक सवाल तो इसके ऊपर भी उठता है कि क्या राज्यपाल अपनी भूमिका का पालन करते हैं या फिर केंद्र सरकार के एजेंट बन जाते हैं। और ये देखिए, आज ही के संदर्भ में नहीं, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट हैं, ये आरोप हम लोग आप देखिए राजनीति में 70-80 के दशक से ही सुन रहे हैं कि राज्यपाल क्या केंद्र के एजेंट बन के काम करते हैं क्या। वो वाले आरोप यहाँ पे लगते हुए दिखते हैं। दूसरा, हमें लग रहा है स्टालिन को जो तमाम बयान देना पड़ रहा है तमिल को लेके, हमें लग रहा है देखिए इसके पीछे कारण ये नहीं है कि वो हिंदी विरोधी नीति पे चल रहे हैं। इसका कारण एक तरह से मैं जो समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिसी होती है वो कहीं न कहीं हिंदी थोपने वाली जो पॉलिसी आप करते हैं, वहां पे सी राजगोपालाचारी खाली एक उदाहरण दे दूं। तो स्टालिन की भाषा बोल रहे हैं कि थोप रहे हैं हिंदी। अरे हिंदी थोपने का मतलब क्या है? हिंदी थोपने का मतलब क्या है? आप पर हिंदी थोपी क्या हमने? नहीं, आप पर एक बात कह रही हूँ, आप पर हिंदी थोपी, किसी पर भी हिंदी थोपने का क्या मतलब है? वो तो तमिल भाषा में ही बात करते हैं, हिंदी कैसे थोपी जाएगी? मतलब ये कह रही हूं मैं कि एक तरफ उनका अपना आयोजन हो रहा है, उसमें हिंदी माह मनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे आयोजनों से गैर हिंदी भाषी राज्यों में बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? बड़ा सही सवाल, इसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा था, आपने वो सवाल ही के रूप में सामने में रख दिया। उन्होंने जब उनके पूरे स्टेटमेंट को अगर देखें तो उनका स्टेटमेंट ये है, हिंदी को सम्मान दिया जाए वो कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन हिंदी को क्या तमिल की कीमत पे दिया जा रहा है? आप तमिल के लिए भी इस प्रकार का आयोजन कीजिए आप। लेकिन जो तमिल के लिए आयोजन का जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोग रखते हैं कि वो काशी जो है कि काशी तमिल संगम का जो पूरा उदाहरण रखते हैं, वो देखिए वो उदाहरण काशी तमिल संगम करने का कम था। तमिलनाडु में और बनारस में जो वहां पे तमिल के लोग रह रहे थे उनके वोट लेने के ज्यादा वो प्रयास थे, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री ने जो तमाम बयान देखे उसको जमीन पे हम लोगों ने ट्रांसलेट होता हुआ नहीं देखा। अच्छा। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता ने भी वो स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन भी जो है वो बनारस में हम लोगों को घटते हुए भी दिखा। देखिए एक चीज, बहुत चीज जो है सहमत हूं संजय राणा जी के चीज से कि ये देश बहुत सारे भाषाई विविधता का एक गुलदस्ता है। यहाँ पे हर हमेशा इस पॉलिसी के साथ नहीं रहना चाहिए कि एक देश एक कानून तो एक टैक्स, इस फॉर्मूले का भाषा पे लागू नहीं कर सकते। हर भाषा का हम लोगों को कौन लागू कर रहा है? रामकृपाल सिंह, रामकृपाल साहब कौन लागू कर रहा है? मैं ये समझना चाहती हूँ कौन थोप रहा है भाई, कौन लागू कर रहा है? यहाँ तो सिंगर्स का ध्यान भटक गया इसलिए वो लाइन स्किप हो गई। तो ये कह देते हैं कि भाई क्या कहते हैं, द्रविड़ एलर्जी से पीड़ित है राज्यपाल। द्रविड़ एलर्जी कहां से हो गई? फिर सीधे सीधे राहुल लाल जी यहाँ पर तमिल संगमम जिसका आयोजन हुआ उसको नकारते हैं। मैं कहती हूँ कि पूरे देश भर में कर लीजिए आप, हिंदी भाषी किसी राज्य में आप तमिल से जुड़ा हुआ कोई भी समारोह कोई भी आयोजन करिए, किसको आपत्ति है? फिर वहां पर हिंदी माह से आपत्ति क्यों स्टालिन को? पूर्णिमा जी, आपने शुरू में ही एक शब्द कहा था कि राजनीति। हाँ। देखिए, इस देश में आज से नहीं हमेशा से, बल्कि मैं कहूंगा कि हमेशा छोड़ दें तो कम से कम आजादी के बाद से राजनीति के लिए चार मुफीद औजार कहिए या हथियार कहिए, मैं औजार कहूंगा, मैं हथियार नहीं कहता, चार औजार हैं जिसको समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीति उसको आजमाती है। देखिए, सबसे नंबर 1 पर आती है भाषा। भाषा कई मामलों में धर्म से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरे नंबर पर आता है धर्म, तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रीयता और चौथे नंबर पर आती है जातीयता। ये चार औजार हैं राजनीति के, हथियार हैं राजनीति के, जिनको समय स्थान क्षेत्र देख के इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, याद कीजिए, मराठी मानुष यानी हिंदू जब धर्म की काट करनी हो तब भाषा का सवाल उठा दीजिए। ये हमेशा से होता रहा है। और देखिए, जनता को कोई आपत्ति नहीं है इन चीजों से, नेताओं को आपत्ति रहती है। और नेता ऐसा बात करते हैं जैसे वो पूरी जनता चाह रही हो। किसी को भी हिंदी पखवाड़ा अगर मनाया, हिंदी माह अगर मनाया जा रहा है तो ये कहां तमिल की कीमत पर, अभी हमारे एक मित्र ने कहा तमिल की कीमत पर, कहां तमिल की कीमत पर मनाया जा रहा है भाई? आप देखिए, तमिल जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हमेशा से खुद, ये कम से कम मोदी सरकार तो एक ऐसी सरकार है जिसमें कल्चरल लैंग्वेज में वो तक में इनको चुन रही है।
और जितनी इज्जत दी गई है, सेंगोल लाया गया, हाँ। काशी तमिल संगमम है, तमाम तरह की, कभी भी किसी से नहीं। और अगर मान लीजिए जैसा हमारे इसरो के मित्र ने कहा, डेमोग्राफी विकास के साथ साथ इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है, जो कभी भाषा एक किसी प्रांत की थी, आज इतना मिक्स हो गया है कि आप देखिए आईटी इंडस्ट्री ने पूरा कॉस्मोपॉलिटन बना दिया उसी बेंगलुरु को, जहां बेंगलुरु में हिंदी भाषी मिलता नहीं था। आप चेन्नई को देख लीजिए, हर जगह लोग जा रहे हैं और एक्सेप्टेंस है। चेन्नई तो पूरा तमिलनाडु नहीं है ना, ना तो कर्नाटक ही, बंगलोर ही पूरा कर्नाटक है। पहले सुन मेरी लीजिए बात- फिर काउंटर रखिए। प्लीज मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला बोलिए हूं। बोलिए सर। सिर्फ यही नहीं है, चाहे आज देखिए समय समय पर कभी कन्नड़ का हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये सिर्फ राजनीति भाषा का इस्तेमाल कर रही है राजनीतिक हित साधने में। तमिलनाडु नहीं, पूरी दुनिया में देखिए, बंगाल में जब हुआ तो वहां भी बांग्ला अस्मिता को एक तरह से सामने लाया गया। ये धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, जब आप सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, तब आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग जाति, बांटने की राजनीति करते हैं, तब आप तब बांटने की राजनीति करते हैं। रामकृपाल जी एकदम सहमत हूं, जो 4 हथियार आपने बताए राजनीति में बांटने के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो इन चारों हथियारों का सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान समय में तो भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आती है, जहां पे उनको जैसा समीकरण लगता है, कभी उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदी पट्टी में वो धर्म के ऊपर सवार हो जाती है, कभी पे वो भाषा के ऊपर सवार हो जाती है। आपने बड़ा अच्छा मराठी मानुस का उदाहरण दिया। जब मराठी मानुस का पूरी एक लाइन खाली मैं पूरा कर दूं, जब मराठी मानुस का मामला वहां पे महाराष्ट्र में उठ रहा था, शिवसेना किसकी सहयोगी दल थी उस समय? भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल थी उस समय। हाँ सुनिए भी जल्दी से रामकृपाल सर काउंटर रखें। नहीं, मैं वही कह रहा था कि बेसिकली ये सब अभी देखिए तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन को अपने बेटे को किसी तरह से वहां बनाना, ठीक है, और जिसका विरोध उन्हीं की पार्टी में बहुत लेवल पर हो रहा है। अब वो देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा एक साउथ में भी, जैसे तेलंगाना या आंध्रा में दस्तक दे रही है, उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से कैसे इस बहाव को रोका जाए ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे। तो भाषा उनको लगता है कि सबसे बड़ा हथियार है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जीती, इमोशनल चीज है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अभी भी बंद है। रामकृपाल जी से जो कांग्रेस के समर्थक हैं यहाँ पर, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कोई समर्थन नहीं कर रहा। बीजेपी देश को बांटने का प्रयास कर रही है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। ठीक है नहीं ठीक है, नहीं एक मिनट रामकृपाल से ये वन ऑन वन जरा मैं रोकती हूँ, ये वन ऑन वन जरा मैं रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। 2 और मेहमान हैं, उनके पास मैं जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको काउंटर का समय दूंगी। संजीव कौशिक जी, आपके पास आते हुए, ये जो अभी अभी संजय राणा जी की तरफ से आया, रामकृपाल जी, राहुल लाल जी की तरफ से आया, जरा मुझे ये समझाइए कि नस्लवादी टिप्पणी राज्यपाल के खिलाफ करने का इसमें औचित्य क्या था? दूसरी तरफ कोई पहली बार थोड़ी है, अगर स्टालिन का जो माइंडसेट है हिंदी विरोध को लेकर पहली बार थोड़े ही सामने आया है। मैं कह रही हूं, इसमें आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, आपने यहां तक कहा कि भाई ये छूटा, राज्यपाल ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया, यहां तक सब ठीक है, फिर राज्यपाल अपना जवाब दे या फिर वो सिंगर्स जिन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन इसमें हिंदी माह को आयोजित ना किया जाए वहां पर, ये कहने का क्या मतलब है? क्या हम बांटते रहे पूरे देश को हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़े कर दे, फिर तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। जो अभी रामकृपाल सर कह रहे थे, संजय राणा जी जिसका जिक्र कर रहे थे, कहां पर अब दक्षिण में आप चले जाइए, हिंदी भाषी लोग वहां पर जाकर हम बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी पॉलिटिक्स चलती रहे, हमारी राजनीति चलती रहे। पूर्णिमा, हिंदी से किसी को एतराज नहीं है। भाषा हमारे राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है उसका उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो देश के प्रधानमंत्री के तमाम अलग अलग स्टेटों में जब वो जाते हैं और भाषण की शुरुआत करते हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। भाषा वो कम्युनिकेशन या एक दूसरे से बातचीत करने का और एक दूसरे के दिलों में पहुंचने का वो जरिया है कि जहां आप जाती हैं उस भाषा में यदि आप बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को लगता है कि हम सबसे ज़्यादा आप हमारे करीब हैं। तो अपने मातृभाषा, हम जहाँ रहते हैं उस भाषा के प्रति हमारी संवेदनशीलता निश्चित तौर पे होनी ही चाहिए, और यदि वहाँ है, उनके मन में यदि है तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन आखिर इस तरह की बात आई क्यों कि हिंदी पखवाड़ा यदि यहाँ पे लगाया जा रहा है या उसका समापन हो रहा है तो उसमें हमारे भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बात आई कहाँ से? और यदि ये बात आई तो निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देकर के इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्पष्ट करने की जरूरत के साथ साथ यदि आप प्रश्न खड़ा करते हैं और
ये बात कहने का प्रयास करते हैं कि नहीं भाषा का विस्तार करने का कोई जरिया नहीं, अपने आप वो विस्तार होता है। आपको यदि लगता है कि बैंकों में 2 लाइन की चिट्ठी वो स्लोगन लिख देने से कि हिंदी में आप फॉर्म भर लीजिए आपका भाषा विस्तार हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदी भाषा सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बोले जाने वाली भाषा है, तो उसका विस्तार लगातार हो रहा है और लोग विस्तार कर भी रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर क्या ऐसा लग रहा है उनको? यदि लग रहा है तो निश्चित तौर पे एक सफाई पेश होनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, दक्षिण भारत में और भाषा के नाम पर तो लगातार राजनीति होती रही है। और देश के प्रधानमंत्री जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने तमिल संगमम किया, भाई साहब लगभग रामकृपाल जी तो बेहतर तरीके से जानते हैं, महीने भर लगातार देश के प्रधानमंत्री जी दक्षिण का दौरा करते रहे, वो तमिल संगमम करवाए, वो सेंगोल लेकर स्थापना करवाए। उनको पता था कि पूरे उत्तरी भारत में जिस तरह की सीटें आ गई हैं, जिस तरह से राजनीति वो कर रहे थे, यहाँ सीटें कम होने वाली है, भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस भाषा की राजनीति को भी वहां के लोगों ने नकार दिया एक तरह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोग बड़े संवेदनशील हैं, लोग जानते हैं कि किस तरह की राजनीति करी जा रही है, क्या ये सरोकारी मुद्दों की राजनीति है या इस राजनीति में हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये देश की जनता देखेगी, लेकिन केंद्र के द्वारा भी इसका एक स्पष्टीकरण, ताकि ये मैसेज ना जाए कि आपके वहां के मातृभाषा की कीमत पर या उसको दबा करके हम हिंदी का विस्तार करना चाहते हैं, इसको क्लियर करने की कई बार अंग्रेजी में एक कहावत होती है, कौशिक साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक्शन जो लिए गए या फिर जो चीजें आयोजन किए गए, आपने तमिल संगमम को पूरी तरीके से नकार दिया, आपने सेंगोल का जिक्र कर लिया, लेकिन घुमा फिरा के आप उसको उस पॉलिटिक्स पर ले आए जिसका फायदा बीजेपी को बहरहाल हुआ नहीं है। मैं बात यहाँ पर भाषा के सम्मान, भाषा के अपमान और हिंदी भाषा को वहां पर ना एक्सेप्ट किए जाने को लेकर बात करना चाह रही थी। रावत जी इस वक्त हमारे साथ है। संजय राणा जी, मैं आपके पास काउंटर के लिए आऊंगी, लेकिन उससे पहले एचएस रावत सर आपके पास आते हुए, आपको लगता है कि हिंदी भाषी किसी भी राज्य में कभी तमिल का इस तरीके से अपमान हुआ हो? फिर अगर तमिल में हिंदी माह होता है आयोजन तो उसका अपमान लगने लगता है, कहते हैं कि भाई यहाँ तो हिंदी माह का आयोजन होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो द्रविड़ शब्द छूट गया और तमिल भाषा का सम्मान नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे तो फिर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द है ना। बिल्कुल पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी ने जो कहा था ना कि राजनीति के 4 जो हैं टूल हैं, उन 4 टूलों में क्षेत्रवाद है, भाषावाद है और कहीं ना कहीं फिर जातीयवाद आता है, धर्म भी आता है। उसी में अभी लाल साहब ने कहा था कि जो बनारस के अंदर तमिल और हिंदी का संगम जो होता है ना जी, वो तो उन वोटों को लेने के लिए होता है, तमिलों की वोटों को लेने के लिए। तो वहां पर क्या वोट फेंकने के लिए होता है क्या? तमिलनाडु में भी तो वही हो रहा है ना, वहां हिंदी वालों को गाली दीजिए आप और तमिल वोटों को एक करिए। वही तो स्टालिन कर रहा है और क्या कर रहा है। वहीं पे तो साउथ इंडिया में यही सब तो हुआ है। और क्या है कि वहां पर आप जानबूझ के, आपको पता है हिंदी आती है, लेकिन हिंदी आने वाले को, टैक्सी वाले को हिंदी आती है लेकिन हिंदी बोलेगा नहीं, क्योंकि वो जहर भरा हुआ है आप जैसे लोगों ने। क्या आप हिंदी में बात करिए, आपकी भाषा पे जाते तो ये बात होने दीजिए। 26 के बाद उनका नंबर आया राहुल लाल जी, थोड़ा तो आप बोलने के कोई बोलिए रावत बीमारी है क्या बोलने की? रावत जी बोलने दीजिए ना। मैं भी तो चुप था ना जब आप बोल रहे थे। मैंने आपकी बात को याद रखा ना कि आपने क्या बोला है और क्या काउंटर करना है मैंने। तो इसलिए ये एक राजनीतिक स्टंट है पूर्णिमा जी। और राजनीतिक स्टंट वो स्टालिन साहब कर रहे हैं। उनको पता है उनकी पार्टी हारेगी, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी का वहां जनाधार बढ़ रहा है, लोगों में प्यार बढ़ रहा है, लोगों में बीजेपी के प्रति लगाव बढ़ रहा है और इसलिए वो बेचैन हो गए हैं। और उस बेचैनी में यहाँ पर ये लाल साहब भी उनकी कसीदे करने में लगे हुए हैं कि यहाँ तो भाषा का प्रभाव है जी। आज तक किसी भी नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी भाषा का कहीं पर भी अपमान नहीं किया गया। बड़ा प्यार होता है, हम लोग गले से लगाते हैं सबको और बड़ा अच्छा फील करते हैं और कोशिश भी करते हैं सीखने की सभी भाषाओं को। लेकिन जो स्टालिन साहब वहां पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदी का अपमान है। कोई नहीं शर्माता बोलने से, नॉर्थ इंडिया खुल के बोलता है, हिंदी बोलता है, तमिल बोलता है, जो भाषा आती है वो भाषा खुलकर बोलते हैं। हिंदी भाषा के इसलिए आप जब ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं, आप दूर से जब विश्लेषण कर रहे हैं तो आपके विश्लेषण में ये कमियां आ जा रही हैं। आप एक सवाल मैं पूछता हूं, आज भारत का ग्रोथ इंजन कौन सा राज्य बना हुआ है? तमिलनाडु भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है इस समय, और वहां पे पूरे हिंदी भारतीय लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव की स्थिति हो रही है। वो तमाम लोग अपने अपने भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, सबके भाषा का सम्मान तमिलनाडु कर रहा है, वहां के तमिलवासी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और विशेष करके सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको भरोसे में लें। अगर उनका भरोसा कभी टूट रहा है तो भरोसा बनाए रखें। और तमिल के सम्मान में अगर वहां के लोगों को लग रही है कोई कमी हो रही है तो उस तमिल के सम्मान को उसको भरपूर उसको सम्मान दें। उसको मुख्यमंत्री के बयान को नहीं सुना है और आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी लोकप्रियता घट रही है। कौन सी लोकप्रियता घट रही है उनकी?
आप लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी नहीं देखा है। हाँ, देख लीजिए तमिलनाडु में के तमाम नफरत सीटें किस डाली पार्टी ने जाती जीती है वहाँ है। ये पे। राहुल लाल जैसे लोग हैं, ये जहर भरते हैं उन लोगों मैं के कोई जहर नहीं भर रहा। वहाँ के मैं नेता आपको जहर बता रहा हूँ भरते कि हैं। वहाँ के लोग एक सभी मिनट, भाषा एक के लोगों जहर को भरते स्वीकार हैं। कर रहे हैं। एक मिनट, राहुल लाल जी, रावत जी जरा रुकिएगा। राहुल लाल जी, ये बताइए मुझे कि तमिलनाडु में डीएमके सीटें ज्यादा नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? यहाँ इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में डीएमके ने कोई सीटें जीती? ठीक है ना, वो अपनी अपनी जगह की पॉलिटिक्स मैं है ना बिल्कुल उस जगह का सबकी। politics उनकी कर रहे हैं। दक्षिण की राजनीति है, नहीं, उनकी मांग कितनी भाई जायज है? उनकी देखिए, हम दक्षिण लोग की चर्चा राजनीति इस चीज पे कर रहे है। हैं। मैं ये कह रही हूँ कि उनकी मांगों के बीच में एक सियासी फसाद बेवजह का भी तो पैदा किया जा रहा है। बेवजह का सियासी फसाद आप इस पैदा बात हो पर रहा है। ऑब्जेक्शन, मैंने जितने सवाल पूछे हैं स्टालिन ने, मैं उन सब सवालों को लेकर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इन सवालों के साथ हिंदी माह का विरोध क्यों करने लगते हैं? मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से है। उसका आयोजन हिंदी किसी माह का गैर विरोध हिंदी नहीं किया है उन्होंने ये बोला उन्होंने है कि कहा आप उन्होंने हिंदी कहा माह सुनिए कीजिए, एक सेकंड, लेकिन उसी आप अपने उसी हिसाब, जोश खरोश के साथ दोनों को तमिल साथ में में भी जोड़ने कीजिए। का मतलब नहीं था, दोनों को साथ में जोड़ने का मतलब नहीं था। कैसे मतलब नहीं था? आपको भी पूर्णिमा पता जी, है, आपको भी पूर्णिमा पता जी, है कि राज्यपाल स्टालिन, रंगदेवी की भूमिका आपको हमेशा भी संविधान पता के है घेरे कि में रहा स्टालिन राज्यपाल हिंदी विरोध दिखाते हैं स्टालिन, ये आपको भी पता है। नहीं, आप बहुत अच्छी वो तरीके से बे- उनकी बे- पूरी बेवजह राजनीति हिंदी और विरोध उनका नहीं दिखाते बैकग्राउंड हैं। जानते हैं। अरे प्रधानमंत्री कैसी बातें हिंदी कर के रहे हैं कल्याण साहब? के लिए कुछ करते कैसी नहीं, बातें बेवजह कर रहे छवि हैं? बनाते और हैं, आप हम ये हिंदी कह रहे हैं हम हिंदी संजय के राणा बारे जी, में कैसी हैं? संजय राणा जी, राहुल लाल जी ने मैं कहा, उदाहरण दे दूं। संजय राणा जब जी से आपका काउंटर, 2014 एक में सेकंड, भारतीय राहुल जनता लाल पार्टी जी की फिर सरकार सब आप आई है, एक लाइन खड़ी है, आप ही मैं बोल बोल लीजिए ना फिर सबके में, एक आप वाक्य सबके में रहा हूं। बीच में बोल रहे हैं फिर। सिविल सर्विसेज में हिंदी माध्यम के लोगों का सिलेक्शन का प्रतिशत क्या रह गया? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। 2014 से पहले हिंदी माध्यम के कितने लोग जो है कि आईएएस बन रहे थे और आज कितने लोग बन रहे हैं? संजय राणा जी, तो ये सरकार हिंदी वालों का भी कोई भला नहीं कर रही है। संजय राणा जी अपनी बात को पूरा करिएगा। और जो अभी राहुल लाल जी ने कहा कि ग्राउंड पर नहीं गए रावत साहब, और आप और हम भी भाई जाहिर है कि देश के अलग अलग राज्य घूमते हैं, ये बात तो आप भी मानते होंगे, और ये बात मैं भी क्योंकि ग्राउंड पर गई हूं। राहुल लाल जी ने ग्राउंड पर क्या देखा मुझे नहीं पता है, बट दे प्रेफर टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन हिंदी आती भी होगी तो नहीं बोलते हैं सर। देखिए, अभी राहुल जाल जी एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, इनके माध्यम से लग रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि हिंदी तमिल पे थोपी जा रही है। मान्यवर से एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, कुछ साल पहले तक या अभी तक भी आप देखिए हर रेलवे स्टेशन पे, जैसे उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में, उसके बाद उर्दू में, फिर उसके बाद अंग्रेजी में नाम लिखा रहता है। पिक्चरों में पहले हिंदी में, अब तो उर्दू के बीच नाम में नहीं बीच राहुल में लाल बीच में जी, शुरू हो गया, लिख बीच में लीजिए, आप नहीं। पेपर पेन सर, लिख बीच लीजिए, में फोन नहीं। में लिखिए, आपको बीच क्या में मत काउंटर बोलिए। रखना है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बोलिए संजय राणा। नाम लिखा रहता था कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले। चलिए, राम कृपाल जी यहाँ पे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको ही पता होगा, यही अच्छी तरह बता सकते हैं कि अगर आपको उर्दू की, आपकी जो कम्युनिकेशन है उर्दू अच्छी नहीं है तो पत्रकारिता में यानी एंकर भी बनने लायक नहीं थे। ये बताइए देश में कितने लोग उर्दू जानते थे? अरे हम लोग जो हिंदी में उर्दू सुनाई थे। राहुल लाल जी, आपको समझ में नहीं आता है, बीच में नहीं बोलने वाली बात। संजय राणा जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर? बिल्कुल। तो ये मैं बोल रहा था कि उर्दू क्या हमारी मातृभाषा है? किस प्रदेश की भाषा है उर्दू? लेकिन फिर भी हिंदी पे थोपा जा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, पूर्णिमा जी, बड़ा ही अच्छा लग रहा मुझे कि आज कांग्रेसी उसके लिए छटपटा रहे हैं जिस पार्टी ने और जिसके पार्टी के रचयिता ने मना किया था कि कांग्रेस छोड़ो। पेरियार की राजनीति क्या थी? कांग्रेस छोड़ो। और कांग्रेस के अगेंस्ट में डीएमके बना था, और उसी कांग्रेस के नेता यानी प्रवक्ता कह लीजिए या समर्थक कह लीजिए, टीवी पे उसका समर्थन करने बैठे हैं। नंबर 3, जब हम बात करते हैं कि भाई क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषाओं को कौन तोड़ रहा है? आप पता नहीं कितने बार वहां पे गए, कितने बार नहीं गए, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी कंपनी का नाम भी बता सकता हूं जहां पे मैं काम करता था, और वहां पे कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी पे नहीं है। समस्या बिल्कुल सही है, राम कृपाल जी ने सही कहा है कि स्टालिन के अपने पुत्र को स्थापित करने में संघर्षशील हैं। वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर और संघर्ष कर रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर। जिस तरह से उनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक भूमि और वोट खसकते नजर आ रहा है, उसको देखते हुए उनको लग रहा है कि अपने पुत्र को स्थापित करने में आने वाले चुनाव में उनको कठिनाई हो सकती है। तो उनको एक राजनीतिक मुद्दा चाहिए, और इससे अच्छा मुद्दा देखिए 1960 से 60 के जमाने से लेकर के आज तक सिर्फ यही चला आ रहा है। और ये हिंदी विरोध पूर्णिमा जानती कब चालू हुआ था? राजा जी ने 1937 में चालू किया था, जब जो कांग्रेस के नेता थे और हिंदी वहां पे थोपी जा रही थी, तब से हिंदी विरोध चालू हुआ था। हिंदी का कभी भी तमिलनाडु में विरोध नहीं हुआ था। विरोध को स्थापित करने वाले ये कांग्रेस के ही लोग थे, और ऐसे कांग्रेस के समर्थन यहाँ पे बैठ के इस तरह की संजय जी, बातें। आपने तो कांग्रेस की प्रशंसा कर दी। आपने बिल्कुल, देखिए यही तो होता है राजनीति, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। कांग्रेस के विरोध में जो है कि पूरा का पूरा पेरियार की पूरी परंपरा चली है, और आज उस पेरियार के साथ, उस विचारधारा के ध्वजवाहक है स्टालिन, और उसके साथ कांग्रेस चल रही है। तो ये कांग्रेस की विशेषता है या ये कांग्रेस की कमी है? ये कांग्रेस की विशेषता है कि पूरे देश को लेकर चलना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
सबको भाषा लेके पे लड़ने कांग्रेस लगता पार्टी है, चल रही है। जाति पे तो मैं लड़ने आपको लगता है। धन्यवाद देता हूँ संजय इसकी राणा जाति जी कोई नहीं कि है, आपने वो बड़ा जाति की महत्वपूर्ण बात बिंदु करता उठाया है, कि इसकी कांग्रेस भाषा अपने कोई नहीं, धूल से धूल वो विरोधियों भाषा को की भी बात करने अगर लगता राष्ट्र है। की प्रगति तो करनी बस है, यही पूरे उत्तर दक्षिण अच्छा, पूरा पश्चिम को इनके जोड़ना पास है, तो अस्तित्व कांग्रेस है, उसमें ये बहुत जमीन डंके है, के चोट पे फिर आगे भी चल रही है। चर्चा और एक कर चीज रहे मैं हैं कह दूं बैठ आपको, आपने उर्दू को लेकर जो टिप्पणी की, भाई आप अगर भाषा को देखेंगे, नहीं, हमें बताइए, हिंदी और उर्दू देश उर्दू की मातृभाषा दोनों है। आपस में मिले किस हुए हैं। हम प्रदेश लोग जो की इस्तेमाल भाषा शब्द का उर्दू? प्रयोग कर रहे लेकिन हैं हमारे उसमें उर्दू के पत्रकार कम से भाइयों कम को 40-50% शब्द नहीं आते शब्द थे, उसमें उर्दू उनको का ही है एंकर, उसमें। उनको इसलिए उर्दू को आप पत्रकारिता अलग मत करने को नहीं मानिए। मिलती थी आप आज ये साल इस पहले। सोच को थोड़ा और बदलने आपके की पास जरूरत हमारे है। वरिष्ठ यहाँ पे भारतीय जनता बैठे पार्टी हैं, आई है वो ध्रुवीकरण कहते की हैं राजनीति के नाम पे, बताइए उर्दू आपकी ठीक है, उर्दू का भाषा विरोध है, कर रही है, लेकिन उर्दू को आपकी कुछ नहीं भाषा होगा है। उससे। ठीक है, उर्दू किस ठीक। प्रदेश की भाषा, हम प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार कौशिक जी आपके पास आने से पहले रामकृपाल से फिर आती हूँ आपके पास। गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि उनके ऊपर एक नस्लवाद जैसी टिप्पणी की गई, फिर उसके बाद वो ये भी कह देते हैं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, ये स्टालिन की तरफ से कहा गया गवर्नर के लिए, कि सांप्रदायिक गिरोह की कठपुतली बन जाता है। अब इसमें से मैं इन वर्ड्स को आपको डिकोड करने के लिए कह रही हूं कि अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सांप्रदायिक गिरोह की कठपुतली बन जाता है और तमिल भूमि में सांप्रदायिक विचारों के बीज बोने का इरादा रखता है, तो तमिलनाडु के लोग इस विचार पर पानी फेर देंगे। अब यहां पर पूरी की पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स की धुरी समझ में आती है, जहां पर वो लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक गिरोह की भी बात कर रहे हैं, वो किस पर निशाना साध रहे हैं, ये बहुत इसमें क्लियर नजर आ रहा है। सर पूर्णिमा जी मेरी तरफ है, मैं जी बोलूं? सर, जी सर, आप ही के लिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे उठाया था कि रोहित राहुल लाल जी जो कह रहे थे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि राहुल जी, पूरी डिबेट में आधा समय आपने केवल लिया हुआ है, जबकि हम लोग बहुत कम बोले हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने भी यही किया था, इसी कारण से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। तो कृपया वो मत कीजिए, दूसरों का भी जो टाइम है उसमें कृपया मैं बोल दीजिए हम लोगों को भी। मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए, जो अभी पूर्णिमा जी जो शब्द आपने दोहराए, जो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप सांप्रदायिक कौन है? राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल से मुख्यमंत्री की हमेशा से रही है, जब दूसरी पार्टियां होती हैं और केंद्र में दूसरी पार्टी होती है, इसके राज्यपाल होते हैं, तो ऑब्वियस ही होता है। लेकिन इस लेवल पर, जिस लेवल पर ये बात कही जा रही है, कोई आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु में, वहां चेन्नई में कोई भी ऐसा होगा क्या कि जो जानबूझ करके ऐसी हरकत कर दे कि द्रविड़ शब्द का उल्लेख न करे? अरे एक छोटी सी भूल को साजिश मत समझिए, और उसको अगर आप साजिश बनाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। मेरा केवल इतना कहना। दूसरी बात, शुद्ध रूप से देखिए, भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। कोई हिंदी तो कहीं किसी भी पर थोपी कभी जा ही नहीं सकती, ना वो थोपी जा रही है। लेकिन आप बताइए कि कभी ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में, कभी बांग्ला का, कन्नड़ का, तमिल का, तेलुगु का, किसी भी भाषा का विरोध उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपने होते हुए देखा है? हम सबको वेलकम करते हैं। और वहां की जनता की बात बताऊं, जो लोग जा रहे हैं उनके घरों में रह रहे हैं, तमिलियंस के घरों में रहते हैं, अच्छी तरह वो अपने घर में किराएदार के रूप में रहते हैं, वहाँ हिंदी में बातचीत करते हैं वे लोग, सब अपने अपने मकान को किराए पे दे रहे हैं। यही बेंगलुरु में है, यही चेन्नई में है। जनता में कहीं नहीं होता। जनता अकेले बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन जैसे वो भीड़ का हिस्सा होती है, वहां जुनून सवार हो जाता है। और ये नेता लोग जुनून पैदा करना चाहते हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रीयता के नाम पर, जो मैंने कहा कभी जाति के नाम पर। ये चारों जहर चीजें जो हैं, इसका इस्तेमाल जब नेता करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जनता में भी, जैसे होता है ना, भीड़ में जुनून होता है, अकेले हर आदमी बहुत ही शालीन और सेकुलर होता है, लेकिन जैसे भीड़ का हिस्सा होता है, तो ये लाल जी जो कह रहे हैं, कांग्रेस ने यही किया है आजादी से लेके आज तक। इसीलिए कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो रामकृपाल जी, आप कांग्रेस करते रहिए। कांग्रेस लेके 44 से 99 सीटों पे पहुंच भी गई है। भारतीय जनता पार्टी बोला 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे उसको रोक भी दिया गया है।
तो कांग्रेस को अगर आप लोग विश्लेषण करने में पुराने वाले चश्मे से कौशिक जी आपको अभी भी उसी चश्मे से कांग्रेस कौशिक जी आपको लाते हुए ठीक है, रामकृपाल से रोकूंगी थोड़ा सा सर, प्लीज सर थोड़ा सा रोकूंगी। कौशिक साहब आपको लाते हुए, ये हिंदी वर्सेस तमिल बार बार इसका बीज बोने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? फिर तो इसको सियासी मजबूरी ही कहेंगे ना सर। देखिए पूर्णिमा, हमने शुरुआती दौर में भी कहा, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि विशुद्ध रूप से ये राजनीति है और राजनीतिक रूप से ही इस तरह की बातें की जा रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मुझे लगता है कि मातृभाषा और राजभाषा में यदि लेकर के कोई राजनीति, कोई दल यदि राजनीति भी करे, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग राजनीति में मुलव्विस हो जाए, ये ज़्यादा खतरनाक है। पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है, जिस आधार पर यदि वहाँ पे तीखे स्वर जो निकले हैं राज्यपाल के प्रति, लोगों ने देखा है कि राज्यपाल की स्थिति क्या हुई है पिछले कुछ सालों में। हम उदाहरण के लिए कहीं नहीं ले जाएंगे, आपको सीधे बंगाल लेके चलेंगे। बंगाल के एक राज्यपाल हुआ करते थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल, किस तरह की रार होती और क्या उनको कैसे उपकृत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये साफ दिखाई देता है कि वो एक राजनीति का हिस्सा और पहले भी रहे हैं लोग, रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह से सीधे सीधे वो रार नहीं ठानते थे। थोड़ा सा छुप के उनकी अपनी एक प्रतिबद्धता होती थी, उसके आधार पर वो अपना कदम बढ़ाते थे। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है और इसी के आधार पर निश्चित तौर पे एक मौका है आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी कोशिश रही और मैं समझता हूं कि फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि हिंदी को रोकने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। उसके लिए पखवाड़ा ना भी बनाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा का अपना विस्तार स्वतः होता है, जहां लोग जाए, जिस तरह से लोग बातचीत करते हैं, जहां जिस मात्रा में लोग जाते हैं, वो अपने आप भाषा का विस्तार। फिर जो आप कह रहे हैं कौशिक साहब, फिर तो किसी भी भाषा के लिए कोई दिन मनाया जाना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो नहीं मनाया जाना किसी के लिए भी नहीं, किसी भी भाषा के लिए मैं कहती हूँ उनके तरफ से आपने दोनों बार हिंदी भाषा का जिक्र किया और हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी भाषा के विस्तार की आपत्ति क्या है? मैं कहती हूँ फिर तो किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है। उनके तरफ से जो आपत्ति है उस पर तो बात करेंगे ना, नहीं जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे ना, कि ये किसी भी तरह से हमारे यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के ऊपर आकर के इस तरह से हिंदी भाषा का विस्तार नहीं होने देंगे, या फिर थोपने नहीं देंगे। सीधे सीधे बोलिए जो वो कहते हैं कि थोपने नहीं देंगे। राणा जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं और उसके बाद रावत जी मैं आपके पास आती हूँ। राणा जी जल्दी से प्लीज अपनी बात को पूरा रखिएगा। और मैं एक चीज इसमें समझना चाहती हूँ, बस राणा जी मैं एक चीज ये समझना चाहती हूँ कि एक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल, गाया गाना जो एंथम था वो सिंगर्स ने, उनसे एक शब्द छूटा, फिर पूरी राजनीति आ जाती है कि राज्यपाल ने उस समय टोका क्यों नहीं, फिर आ जाती है प्रधानमंत्री मोदी पर चिट्ठी लिखकर और विरोध हो जाता है हिंदी माँ दिवस का। देखिए मैं बड़े ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था, आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। देखिए बोला गवर्नर से एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक याददाश्त उनकी दुरुस्त कर देता हूं। जब 75 की इमरजेंसी के बाद दूसरा जब चुनाव हुआ था तो 4 स्टेट के जो विधानसभा था उसको भंग कर दिया गया था सेंटर द्वारा। बताया क्या बोला गया था? आप केंद्र में नहीं जीते तो आपको राज्य में शासन करने का अधिकार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपने याद होगा कि 90 के दशक में मोतीलाल वोरा एक गवर्नर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, रामकृपाल जी जानते होंगे, और उनकी किस तरह से तूती बोलती थी कांग्रेस जमाने में और किस तरह से हिटलरशाही चलाते थे, ये सबको पता हो। तो ये आज ना बताया जाए कि गवर्नर क्या काम कर रहा है, गवर्नर क्या काम नहीं कर रहा। पहुंच गए 2024 की घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल का देखा, बजट रोक दिया था भाई। राज्य सरकार बजट सत्र बुलाना चाह रही थी, बजट नहीं आने दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद होगी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ी गलत चीज है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक संस्था वाली जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। राज्यपाल अरे मोतीलाल आप 1974 में चले गए, 2024 की वर्तमान की घटनाएं नहीं दिख रही हैं। सत्यता बता रहा हूं प्रभु, सत्यता। नंबर 2 जो पूर्णिमा जी ने पूछा, देखिए बताइए, समारोह में चीफ गेस्ट है गवर्नर साहब, गायक है कोई और व्यक्ति, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे पूर्णिमा जी? मोदी। सबको समस्या मोदी और इस देशभक्ति और देश को एकजुटता में रखने वाले समस्या ये क्या है कि मोदी पर टारगेट कैसे करेंगे? तो आप गवर्नर पर टारगेट कर लो, उसके बाद क्या करोगे? चिट्ठी लिख दोगे। भाई एक छोटी सी त्रुटि अगर गायकों द्वारा हो जाती है तो गायक की गलती है, तो गवर्नर कहां से आ जाते हैं? टीम इंडिया में प्रधानमंत्री हेड है, बाकी मुख्यमंत्री उनके साथ है। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भी आपको बुरा लग रहा है संजय राणा जी? बताइए, तमिलनाडु में सम्मेलन भावनाओं को अपने जनता जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए चिट्ठी बिना लिखे प्रदेश में करूंगा, इसका जवाब परमिशन लेने की नहीं होती किसी की। आपको सिर्फ इस देश की सेकुलर जो फेडरल है उसको उससे प्रॉब्लम हो रही है। आपको जाति पे तोड़ना है, आपको भाषा पे तोड़ना है, आपको धर्म पे तोड़ना है। जाति भाषा धर्म का आधार पर तोड़ने के लिए महाराष्ट्र की पार्टी को हासिल है। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं कि पार्टी है जिसको इस पर पूरी महारत हासिल है।
मैं बोलता हूं, आप बताइए कांग्रेस से कितना सीट जीता है? कांग्रेस जहां भी बैसाखी नहीं है, कांग्रेस वहां से आपको मैं बता दूं, मराठवाड़ा में सीधे सीधे टक्कर की स्थिति थी, विदर्भ में सीधे सीधे टक्कर की स्थिति थी। ठीक है राणा जी, आपको रोकूंगी जरा। एक सीट ठीक थी, है। उसके पहले 11 सीट रावत जी, आपके पास आते हुए क्लोजिंग कमेंट के लिए समय मेरे पास खत्म है, क्योंकि जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी। सीधे सीधे फिर तो मोदी विरोध की बात है ना, इधर से कनेक्ट करो, उधर से कनेक्ट करो, आरोप किस पर? मोदी पर लगा दो कि भाई आप ही हैं जो ये सब करवाते हैं, वाया राज्यपाल, वाया ये वाया वो, बस आप ही हैं लेकिन सेंटर में। विशुद्ध रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी राहुल लाल जी कह रहे थे 240 पे आ गए। अरे जब अभिमन्यु को घेरोगे, 5-7 मारती इकट्ठे होकर के सारे देश की विपक्षी पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ोगी तो वोट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाता है। ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस हो आप यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर राहुल लाल जी, उनका क्लोजिंग कमेंट है, होने दीजिए ना सर। अरे होने दीजिए ना सर, अरे होने दीजिए ना उनका क्लोजिंग कमेंट। ये आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हो, आपको भी पता है कि सारी पार्टियां जब इंडी गठबंधन में लड़ेंगी तो वोट बैंक कहीं ना कहीं एक तरफ एक ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम होता है। तो 240 लाना भी एक बहुत बड़ी 240 लाना भी एक बहुत बड़ी जीत है, और आप खुशी मना रहे हैं कि आप 99 लेकर के आगे। इसलिए ये विशुद्ध रूप से एक राजनीति है, मोदी जी को घेरने का तरीका है। और जो तमिलनाडु की राजनीति है पूर्णिमा जी, वो टोटल हिंदी वर्सेस तमिल आ जाती है। वहां अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपनी वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए वो इस प्रकार के टैक्ट अपनाते हैं, इस प्रकार की बेतुकी की बातें करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की बातें करते हैं, जिससे वहां का वोट बैंक उबाल आ जाए और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को वोट देता रहे। यही उनका एक उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य होता नहीं है। और होनी भी नहीं चाहिए, टकराहट की स्थिति होनी भी नहीं चाहिए, और उस टकराहट की स्थिति को जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसको एंटरटेन भी नहीं किया जाना चाहिए। जो